ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीज फायर पर शुरू हुई राजनीति में फिलहाल सीज फायर की कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। जब से सीज फायर हुआ है तब से बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है। कांग्रेस के नेता घूम घूम कर पूछ रहे हैं कि किस बिना पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराया। आखिर क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप की बात मानी और सीज फायर के लिए राजी हुए। और अब तो राहुल गांधी ने यहां तक कह दिया कि ट्रंप के कहने पर नरेंद्र ने सरेंडर किया। शब्द ध्यान रखिएगा, सरेंडर यानी आत्मसमर्पण। और इसे लेकर शुरू हो गया है बवाल। कौन क्या कह रहा है बताएंगे हम आपको, साथ ही ये भी बताएंगे कि किस मुद्दे पर इंडिया गठबंधन हो रहा है एकजुट और क्यों अरविंद केजरीवाल ने बना ली है इस गठबंधन से दूरी। संसद के मॉनसून सत्र में ऐसा क्या होने वाला है जिसके लिए अमित शाह प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के साथ बैठक पर बैठक कर रहे हैं। इसके अलावा अपना नाम तक ना लिख पाने वालों को लालू यादव ने कैसे दिलाई रेलवे में नौकरी और क्या होगा जस्टिस यशवंत वर्मा का भविष्य, इन सब सवालों का जवाब मिलेगा आपको खबरगांव समाचार के इस अंक में। नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप देखना शुरू कर चुके हैं खबरगांव समाचार। शुरुआत करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर से। हम सब जानते हैं कि देश में हर 10 साल पर जनगणना होती है। लोग गिने जाते हैं। नाम, पता, धर्म, धंधा, लिंग, भाषा और सामाजिक आर्थिक हैसियत से जुड़े कई सवाल पूछे जाते हैं। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझिए। देश को मान लीजिए एक परिवार में जब खाना बनता है तो ये पूछा ही जाएगा कि कितने लोग हैं, कौन क्या खाएगा और कितनी रोटी खाएगा। इसी जानकारी के आधार पर भोजन तैयार होता है। इसी तरह से पूरे देश में कितने लोग हैं, उनकी क्या ज़रूरतें हैं, उनके पास क्या क्या चीज़ें उपलब्ध हैं, ये सब जानकारी भी ज़रूरी होती है। इन्हें दर्ज किया जाता है और इसके आधार पर ही तैयार की जाती हैं नीतियाँ, बनाई भी जाती हैं योजनाएं और इसीलिए जनगणनाएं होती हैं। आखिरी जनगणना साल 2011 में हुई थी। इसके बाद साल 2021 में होना तय किया गया, लेकिन कोरोना के कारण जनगणना नहीं हुई। तब से ये सवाल लगातार उठ रहा था कि इसे कब कराया जाएगा। सवाल तब और पूछा जाने लगा जब बीते महीने ये तय हो गया कि सामान्य जनगणना के साथ अब जातिगत जनगणना भी कराई जाएगी। लंबे वक्त से पूछे जा रहे इस सवाल का जवाब अब मिल चुका है। केंद्र सरकार ने 4 जून को जनगणना की तारीखों का ऐलान कर दिया। जानकारी के मुताबिक सामान्य जनगणना 2 चरणों में कराई जाएगी। पहला चरण 1 अक्टूबर 2026 से शुरू होगा, जबकि दूसरे चरण की शुरुआत 1 मार्च 2027 से शुरू होगी। पहले चरण में कुल 4 राज्य उत्तराखंड, हिमाचल, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में जनगणना होगी, तो वहीं दूसरे चरण में देश के बाकी राज्यों में। खास बात यह है कि इस बार की सामान्य जनगणना के साथ ही जातिगत जनगणना भी कराई जाएगी। ये आजाद भारत में पहली बार जातियों की गणना होगी। बीते महीने ही मोदी सरकार ने जातिगत जनगणना को मंजूरी दी थी। तय हुआ था कि अगली सामान्य जनगणना के साथ ही जातिगत जनगणना भी कराई जाएगी। अब चलते हैं आगे की खबरों पर। सीज फायर के फैसले को लेकर कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी सरकार पर हमलावर रही है और है भी। बीते दिन यानी 3 जून को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी भोपाल में थे। वहां भी उन्होंने फिर से यही बात दोहराई। कहा कि ट्रंप ने सरेंडर के लिए कहा और पीएम मोदी मान गए। पहले आप राहुल गांधी का ये बयान सुनिए, फिर आगे की कहानी बताते हैं। उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर। और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। राहुल गांधी के इस बयान पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से तीखी प्रतिक्रिया आई। भाजपा ने कहा कि राहुल गांधी वो कह रहे हैं जो पाकिस्तान की सेना नहीं बोली, आतंकी मसूद अजहर और हाफिज सईद तक नहीं बोले। सुनिए भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी क्या कुछ बोलते हैं। मुझे इस बात पे आश्चर्य हो रहा है कि अभी तक कांग्रेस के नेता पाकिस्तानी मीडिया में सुर्खियां बटोरने में लगे हुए थे। पाकिस्तानी संसद में उनके बयान कोट किए जा रहे थे। राहुल गांधी जी का नाम तो और बयान तो भारत के विरुद्ध पाकिस्तान अपने डोजियर में यूज कर चुका है, परंतु पहली बार राहुल गांधी जी ने ऐसा बयान दिया है जो पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने भी नहीं बोला, पाकिस्तान के किसी आतंकी संगठन ने भी नहीं बोला, मौलाना मसूद अजहर ने भी नहीं बोला
और हाफिज सईद ने भी नहीं बोला। इसमें से किसी ने यह शब्द नहीं बोला है कि भारत ने सरेंडर किया है, बल्कि उन लोगों ने अपनी अपनी तकलीफों का इजहार गाहे बगाहे किया है। अगर इसके बाद ये बोल रहे हैं तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप उन नेताओं से एक कदम आगे जाना चाह रहे हैं? त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि राहुल ने भारत की सेना का अपमान किया है। जवाब में कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि नरेंद्र मोदी देश नहीं है। अगर आप इनके 11 साल के कार्यकाल देखेंगे तो हर बार सरेंडर करते ही दिखेंगे। महीने भर से जवाब की जगह, माफ कीजिएगा, सस्ते डायलॉग मिल रहे हैं। ये रैलियों का प्रेम चोपड़ा। हम ये पूछते हैं इनसे कि भाई रैलियों का प्रेम चोपड़ा डोनाल्ड ट्रंप के आगे क्यों रो पड़ा? क्यों नहीं जवाब देते? चलिए, डोनाल्ड ट्रंप को देने की हिम्मत नहीं है, हम सब आपसे सवाल पूछ रहे हैं, नहीं जवाब देंगे। सवाल पूछने वाला पाकिस्तान की भाषा में बात कर रहा है। सवाल पूछने वाला विपक्ष इस देश के टैक्स पेयर की बिहाफ पे, उसकी तरफ से, उसके मन की बात आप तक पहुंचा रहा है। यह सवाल इस देश के टैक्स पेयर के मन में है, जो आपके सैकड़ों विदेशी दौरों का पैसा देता है, जो हथियार जो आप खरीदते हैं उसका पैसा देता है। ये उसके मन के सवाल हैं कि सीज फायर किन शर्तों पर हुआ, क्यों दबाव में आए, क्यों पाकिस्तान की हाथ में आई गर्दन को छोड़ दिया, किससे डर गए। और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हो सकते हैं, प्रधानमंत्री देश नहीं होता है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब सीज फायर को लेकर दोनों पार्टियां आमने सामने हुई हों। पिछले कुछ हफ्तों में कई बार ऐसा हो चुका है और इस मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस पार्टी ही नहीं बल्कि समूचा इंडिया गठबंधन इकट्ठा होता दिख रहा है। इसके लिए इंडिया गठबंधन की बैठक भी हुई। इस बैठक में सपा, टीएमसी समेत 16 विपक्षी दलों के नेता शामिल हुए। हालांकि इसमें आम आदमी पार्टी नहीं दिखाई दी और माना जा रहा है कि आगे भी अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन से अलग राह पर ही चलेगी। 3 जून को हुई इस बैठक में सभी 16 दलों ने ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने की मांग की। फिलहाल विशेष सत्र के लिए सरकार राजी हो गई, ऐसा कोई संकेत नहीं आया है। हाँ, मॉनसून सत्र की प्रस्तावित तारीख जरूर सामने आई है। संसद का मॉनसून सत्र अगले महीने की 21 तारीख से शुरू हो सकता है। संसदीय मामलों की कैबिनेट कमेटी की ओर से राष्ट्रपति को भेजे प्रस्ताव में 21 जुलाई से 12 अगस्त तक संसद के मॉनसून सत्र का प्रस्ताव रखा गया है। पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस सत्र के काफी हंगामेदार रहने की आशंका जताई जा रही है। साथ ही इस सत्र में वो होता हुआ भी दिख सकता है जो आज तक भारत के इतिहास में नहीं हुआ। महाभियोग द्वारा जज को हटाए जाने का प्रस्ताव इस सत्र से पारित हो सकता है। इसके लिए सरकार ने अपने स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। आगामी मॉनसून सत्र में केंद्र सरकार जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव ला सकती है। इंडियन एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की आंतरिक जांच में दोषी ठहराए जाने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जज के खिलाफ सरकार कार्रवाई करने की तैयारी में है। 14 मार्च को जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास पर आग लगी थी, जहां आग बुझाने पहुंचे फायर ब्रिगेड कर्मियों को नोटों की जली हुई गड्डियां मिली थी। इसकी जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजों की कमेटी बनाई थी और कमेटी ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ विश्वसनीय सबूत पाए थे। इंडियन एक्सप्रेस ने 9 मई को बताया था कि तत्कालीन सीजेआई संजीव खन्ना ने जांच रिपोर्ट की एक कॉपी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजी थी और महाभियोग की कार्रवाई शुरू करने की सिफारिश भी की थी। रिपोर्ट में क्या है यह अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया। जस्टिस वर्मा से इस्तीफा देने के लिए भी कहा गया था, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया। उनका तबादला इलाहाबाद हाईकोर्ट कर दिया गया था और उन्हें कोई काम नहीं सौंपा गया था। 3 जून को गृह मंत्री अमित शाह ने कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से मुलाकात की। काफी देर तक चली बातचीत के बाद अमित शाह प्रधानमंत्री से मिलने पहुंचे। राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा के साथ भी अमित शाह ने बैठक की और फिर दोनों राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ से भी मिले। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू भी अलग अलग दलों के नेताओं से बात कर आम सहमति बनाने के प्रयास में लगे हैं। सरकार प्रयास करेगी कि दोनों सदनों में आम सहमति से महाभियोग प्रस्ताव पास हो जाए, क्योंकि इसके लिए 2/3 बहुमत की जरूरत होती है। अगर ऐसा होता है तो यह पहली बार होगा जब किसी जज को महाभियोग के जरिए हटाया जाएगा।
क्योंकि आजादी के बाद से अब तक महाभियोग प्रस्ताव तो कई जजों के खिलाफ आ चुका है, लेकिन किसी ने पहले ही इस्तीफा दे दिया तो किसी के खिलाफ प्रस्ताव गिर गया। अब तक कोई जज महाभियोग के जरिए हटाया नहीं गया। अगली खबर सुप्रीम कोर्ट से है। सुप्रीम कोर्ट वर्सेस संसद की बहस के बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद संसद या राज्य के विधानमंडल से पारित किसी कानून को अवमानना नहीं कहा जा सकता है जब तक सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसे अमान्य घोषित न कर दिया जाए। यह फैसला जस्टिस BV नागरत्ना और जस्टिस SC शर्मा की बेंच ने सुनाया। दरअसल 2011 में मानवाधिकार हनन की घटनाओं को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार को सलवा जुड़ूम या राज्य में नक्सलियों से निपटने के लिए बनाए ऐसे सभी संगठनों को भंग करने का आदेश दिया था। सरकार नक्सलियों के खिलाफ लड़ने के लिए सलवा जुड़ूम से जुड़े स्थानीय लोगों को ट्रेनिंग और हथियार मुहैया कराती थी। 2011 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये बंद हो गया, लेकिन इसी साल छत्तीसगढ़ सरकार ने इसे कानूनी रूप दिया और बाकायदा एक सहायक सशस्त्र फोर्स लेकर आई। विधानसभा ने छत्तीसगढ़ सहायक सशस्त्र पुलिस बल अधिनियम 2011 पास किया, जिसके तहत माओवादी हिंसा से निपटने में सुरक्षा बलों की सहायता के लिए एक सहायक सशस्त्र बल बनाया गया। इसमें बड़ी संख्या में स्थानीय आदिवासी युवाओं को शामिल किया गया, जिसमें सलवा जुड़ूम से जुड़े लोग भी शामिल थे। इसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना बताकर साल 2012 में दिल्ली विश्वविद्यालय की पूर्व प्रोफेसर नंदिनी सुंदर, लेखक रामचंद्र गुहा और आंध्र प्रदेश के पूर्व जनजातीय मामलों के सचिव EAS शर्मा ने याचिका दायर की थी, जिस पर अब 2025 में फैसला आया है। अपने फैसले में बेंच ने कहा कि हमारे विचार में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा कोई कानून पास करने को सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना नहीं कहा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रत्येक राज्य विधानमंडल के पास कानून पास करने की पूरी शक्ति है और जब तक उक्त कानून को संविधान के विरुद्ध या किसी भी तरह से संवैधानिक न्यायालय द्वारा अमान्य घोषित नहीं किया जाता है, तब तक उक्त अधिनियम कानून के तौर पर प्रभावी रहेगा। अगली खबर भी कोर्ट से ही आई है। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में कहा है कि जिन लोगों को अपना नाम तक लिखना नहीं आता था, उन्हें रेलवे में नौकरी के लिए पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार की ओर से दबाव बनाया गया। आरोप है कि इन लोगों से जमीन लेकर लालू यादव और अन्य ने रेलवे में नौकरी दिलाई। CBI ने कहा कि सिग्नेचर ट्रांसफर सर्टिफिकेट और मार्कशीट सब फर्जी थे। कैंडिडेट्स ने जिन स्कूलों का जिक्र किया था वहां वो कभी पढ़े ही नहीं थे। भर्ती के लिए 8वीं पास होना जरूरी था और इसके लिए फर्जी डॉक्यूमेंट बनाए गए और इनकी भर्ती के लिए लालू यादव ने दबाव बनाया था। मामला 2004 से 2009 के बीच का है, जब लालू यादव रेल मंत्री हुआ करते थे। आरोप है कि रेलवे में ग्रुप D की भर्तियों में नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से जमीन ली गई। CBI ने मामले की जांच की और 102 लोगों को आरोपी बनाया। इसमें लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी समेत उनके परिवार के अन्य सदस्य भी शामिल हैं। अभी राउज एवेन्यू कोर्ट में मामले पर ट्रायल चल रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो आई है पंजाब से, जहां से पुलिस ने एक और यूट्यूबर को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पंजाब पुलिस ने 3 जून को रूपनगर के रहने वाले यूट्यूबर जसबीर सिंह को गिरफ्तार किया। जसबीर सिंह जान महल नाम का यूट्यूब चैनल चलाता है, जिस पर 11 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। पुलिस की माने तो जसबीर सिंह पाकिस्तानी खुफिया ऑपरेटिव PIO शाकिर उर्फ जट रंधावा से जुड़ा हुआ है। जट रंधावा पाकिस्तान के आतंक समर्थित जासूसी नेटवर्क का हिस्सा है। पुलिस के मुताबिक जसबीर ज्योति मल्होत्रा और पाकिस्तानी उच्चायोग के अधिकारी दानिश के संपर्क में भी था। ज्योति पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में फिलहाल जेल में है और दानिश को दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग से बाहर भेजा जा चुका है। पुलिस ने बताया कि दानिश के निमंत्रण पर जसबीर दिल्ली में पाकिस्तान नेशनल डे कार्यक्रम में शामिल हुआ था, जहां उसने पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों और ब्लॉगर से मुलाकात की थी। पुलिस के मुताबिक वो 3 मौकों 2020, 2021 और 2024 में पाकिस्तान गया था और उसके इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में पाकिस्तान के कई नंबर थे, जिनकी अब विस्तृत फॉरेंसिक जांच की जा रही है। जब ज्योति मल्होत्रा गिरफ्तार हुई तो जसबीर ने अपने डिवाइसेस से पाकिस्तानी खुफिया ऑपरेटिव्स के साथ अपनी बातचीत के सभी निशान मिटाने का प्रयास भी किया। फिलहाल पुलिस सारा डेटा इकट्ठा करने और नेटवर्क में शामिल सभी लोगों की पहचान करने का प्रयास कर रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हरियाणा, पंजाब से
पुलिस ने कई सारे लोगों को पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया था, जिसमें ट्रैवल ब्लॉगर ज्योति मल्होत्रा काफी चर्चित रही। अब पुलिस ने एक और यूट्यूबर जसबीर को गिरफ्तार कर लिया है। अगली खबर चुनाव आयोग से है। पिछले कुछ सालों में वोटिंग के आंकड़ों को लेकर काफी विवाद सामने आए, कभी वोटर टर्नआउट में हेरफेर को लेकर तो कभी वोटिंग खत्म होने के काफी देर बाद तक फाइनल वोटिंग आंकड़े न आने को लेकर। ऐसे में चुनाव आयोग ने इन समस्याओं का समाधान निकालने का फैसला किया है। वोटिंग के आंकड़ों को तेज और सटीक तरीके से जनता तक पहुंचाने के लिए चुनाव आयोग ने नए सिस्टम की शुरुआत की है। इस व्यवस्था के तहत मतदान के दिन हर 2 घंटे में अनुमानित वोटर टर्नआउट के रुझान रियल टाइम में उपलब्ध होंगे। इसके लिए चुनाव आयोग ने ECINET नाम से एक ऐप लॉन्च किया है, जो सीधे पोल बूथ से डेटा कलेक्शन करेगा। बूथ पर तैनात अधिकारी हर 2 घंटे पर ECNET ऐप पर डेटा अपडेट करते रहेंगे। अब तक ये डेटा मैनुअली इकट्ठा किया जाता था, जिसमें काफी समय लगता था। खैर, खबरगांव समाचार के इस अंक में बस इतना ही। आपके लिए ये पूरी जानकारी जुटाई हमारे साथी गौरव ने, इसे शूट किया इरशाद ने। मेरा नाम है शुभम और आप देखते रहिए खबरगांव।